अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम السلام। क्या नाम है आपका? जी कासिम नाम है। कासिम भाई कहाँ से हैं? सर मैं पाकिस्तान से हूँ। जापान में कैसे हैं? जापान में मैं सबसे पहले मैंने विज़िट किया था दुबई में, फिर दुबई से फिर मैंने तकरीबन 10 से 15 साल मैंने वहाँ पे किया काम। तो फिर उसके बाद फिर मैं गया हूँ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से फिर मैंने सोचा कि चले जापान अभी नई कंट्री में थोड़ा करना चाहिए काम। फिर मैं जापान में आया, जापान में आके यहाँ पे बहुत कुछ सबसे मुश्किल बात यहाँ पे ये है कि जापान में लैंग्वेज का बहुत बड़ा मसला है। लैंग्वेज का ये है कि चलो अभी आए ऐसा ऐसा इंशाल्लाह थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो दुबई में क्या करते? दुबई में टूरिज़्म का काम करता था मैं। तो वहाँ तकरीबन 12-13 साल मैंने ये टूरिज़्म का किया। तो फिर वहाँ से छोड़ा, फिर पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से फिर यहाँ आया, जापान आया। दुबई में अच्छा कमा रहे हैं? दुबई में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था बिजनेस। फिर जापान का पंगा लेने की क्या जरूरत बस हमें रास्ते में ही बस समझ लो कि हालात ही कुछ दुबई के ऐसे हो गए थे कि फिर पंगा लेना पड़ गया। बिजनेस डाउन हो रहा? हाँ बिजनेस डाउन हो गए थे वहाँ पे, क्राइसिस आ गए थे वहाँ पे। जो सर्कमस्टेंसेस ये जो उसके कोरोना वायरस के बाद कोरोना जब आया उसके बाद जो है ना फिर वो हालात थोड़े डाउन हो गए थे वहाँ पे, क्राइसिस। फिर उसके बाद ये जापान वाला पंगा लेना पड़ गया फिर मैंने। दुबई और जापान में क्या फ़र्क है? दुबई और जापान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे जापान में मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग बहुत बिजी हैं, बिजी लाइफ है यहाँ पे। हर बंदा जो है ना वो मेहनत कर रहा है यहाँ पे। तो दुबई में वेले? दुबई में बस ये है कि वहाँ इतना खाओ पियो या इतना लोग काम नहीं है, वहाँ पे लोग वेले ही हैं एक किस्म के, वहाँ पे सब वेले ही हैं दुबई में। तुम्हारे पाकिस्तान से तो पहला स्टॉप जो है ना दुबई का होता है सबका। दुबई ये है कि एक टूरिज्म कंट्री है, टूरिस्ट कंट्री है। मतलब जो आप पाकिस्तान में ओवरऑल देखें ना सबसे ज़्यादा वर्कर मेरे ख्याल दुबई और सऊदी अरब का रुख करते हैं। लेकिन वो सबसे इजी पाकिस्तान से दुबई और सऊदीया जाना है। इन कंट्रीज़ में तो आप आराम से जा सकते हो, वीज़ा लिया, वीज़ा भी आपको एक दिन में मिलेगा, 1 घंटे में मिलेगा दुबई का वीज़ा। तो आप वहाँ से पाकिस्तान से दुबई जाओ, वहाँ से टिकट भी आप इजीली लेके जा सकते हो। इन मुल्कों में आना आपके लिए बहुत मुश्किल है जापान में। दुबई में वीज़ा मिल जाता है तो काम भी मिल जाता है या काम में मुश्किलात हैं? काम मिल जाता है लेकिन सैलरीज वहाँ पे बहुत कम है लोगों की। काम तो मिल जाते हैं लेकिन वहाँ पे ये है कि लेबर की सैलरी जो है ना बहुत कम है वहाँ पे। तो इस लिहाज से, काम के लिहाज से जो है ना मैं बोलूँगा दुबई ज़ीरो है इसमें। अच्छा, मैं दुबई के बारे में पूछ रहा था कि दुबई में जॉब्स इजी हैं या मुश्किल हैं और इनकम कितनी है जो मतलब वहाँ पे गुजारा चल सकता है, इतना आप कमा सकते हैं? क्योंकि हमारे जो लोग परदेश में जाते हैं वो इसीलिए जाते हैं कि यार वहाँ से कुछ कमाएं, अपने ऊपर कम लगाएं लेकिन पाकिस्तान भेजें, वहाँ कुछ सेविंग करें ताकि हम जब हमारे घर वालों का सिस्टम भी चलता रहे और जब हम इस काबिल हों कि हम कमा ना सकें तो वहाँ पर हमारे पास इतनी सेविंग हो जाए कि हमारा सिस्टम वहाँ चलता रहे। ऐसा हो सकता है? में देखा जाए कि आप कहते हो ना कि आप कमा लेंगे, वहाँ पे इतनी सैलरीज नहीं है। लेबर की सैलरी जो है ना मैक्सिमम जो स्टार्ट होती है ना 1800 दिरहम से या 1000 दिरहम से स्टार्ट होती है। तो वो लेबर खाएगा क्या और कमाएगा क्या वहाँ पे? हैंड टू माउथ चल रहा है। हाँ, ये मैं उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ क्योंकि भाई दुबई से आए हैं और ये इन्होंने एक टाइम गुजारा है दुबई में ना, अपनी उम्र का एक हिस्सा गुजारा है। तो वहाँ पे ये जो लोग दुबई जा रहे हैं वो ये जहन में रख के जाएं कि दुबई में इतनी इनकम नहीं है। हाँ इतना है कि आपका सर्कल चलता रहेगा जब तक आप चला रहे हैं, ठीक है। चला रहे हैं वो सेविंग नहीं है दुबई में, सैलरीज इतनी नहीं है कि आप सेव कर सकें। तो जापान में आए, जापान कैसा लगा? जापान तो दुबई से तो बहुत बेहतर लगा मुझे। दुबई तो कुछ भी नहीं है, जापान मुझे बहुत अच्छा लगा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बिज़ी लोग हैं यहाँ पे, बिज़ी लाइफ है, हर बंदा अपने काम में बिज़ी है, कोई किसी को तंग नहीं करता यहाँ पे। दुबई तो एक इस्लामिक कंट्री था, वहाँ पे तो जगह जगह मस्जिद बनी हुई थी, ठीक है, आप नमाज़ पढ़ लीजिए। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है आप जब नमाज़ पढ़ते हो कहीं जाते हो या मजहबी हवाले से यहाँ पे कोई आप तासुब देखते हैं? यहाँ पे प्रॉब्लम आती है मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए सबसे ऐसे मतलब जापानीज़ कोई डिस्टर्ब करते हैं तासुब के? नहीं, यहाँ पे ये एहतराम करते हैं। ये हर किसी, कोई भी मज़हब होगा या मुसलमान होगा नमाज़ पढ़ रहा होगा तो रोड पे देख लें साइड पे, अगर नमाज का टाइम है, अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो उसकी ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं। ये लोग इतना वो तंग नहीं करते किसी को। ये चीज़ अच्छा, ये चीज़ मैंने एक्चुअली, मैं तो यहाँ पे रह रहा हूँ तो ये भाई से इसलिए पूछिए कि यहाँ पे नए हैं तो इन्होंने कैसा फील किया। जापान में आप मजहबी तौर पे बहुत आज़ाद हैं। लाइक अभी अगर नमाज का टाइम हुआ है तो रोड पे मतलब कोई जगह ऐसी ना हो जहाँ पे लोग डिस्टर्ब हो रहे हो, आप साइड पे करके नमाज़ पढ़ सकते हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और अक्सर देखने में आया कि कोई नमाज़ पढ़ रहा है
تو جیپنیز کھڑے ہو کے اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور پکچرز لے رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے, اور اس سے جا کے بعض اوقات کویسچنز بھی کرتے ہیں کہ کیا, لائک میری ایک ویڈیو میں نے ڈالی ہے تو پھر جاپانی آ کے اس نے کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا. خیر اینی وے, اور تو اب یہ آ کے کیا ارادہ آپ کا؟ ابھی انشاءاللہ یہاں پہ آئے ہیں تو کوشش کی انشاءاللہ اپنا بزنس کریں گے یہاں پہ انشاءاللہ. بزنس اچھا ہے جاپان؟ بزنس بہت اچھا ہے یہاں پہ. یہاں پہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے لوگ پاکستانی ہیں, گاڑیوں کا کام کر رہے ہیں یہاں پہ, امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں یہاں سے. یہ سب سے بیسٹ ہے یہاں پہ پاکستانیوں کے لیے, گاڑیوں کا کام سب سے بیسٹ ہے ادھر. اور اس کے علاوہ ابھی آپ نے کمپنی بنائی ہے یا ابھی یہاں پہ آئے ہیں, میرے پاپا یہاں پہ ہوتے ہیں, انہوں نے یہاں پہ کمپنی بنائی ہے یہاں پہ نا, تو انشاءاللہ وہ اسی کمپنی میں ہی میرا ویزا نکلا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کرے گا بہتر ہوگا کہ انشاءاللہ یہیں اسی کمپنی میں کام سٹارٹ کریں گے, تو باقی اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. اتنا عرصہ پردیس میں گزار دیا ہے, دبئی گئے ہیں, پھر یہاں پہ آئے ہیں, پاکستان یاد نہیں آتا؟ پاکستان سے نکلا ہوں, سمجھ لے آدھی زندگی میں نے پردیس میں ہی گزار دی ہے. کبھی یاد نہیں آئی پاکستان میں؟ پاکستان کی تو جو ظاہر ہے اپنا ملک ہے, یاد تو آتی ہے پاکستان کی. کیا فیل کرتے ہیں جب پاکستان کی یاد آتی ہے, کیسا لگتا ہے؟ بس یاد تو آتی ہے, ظاہر ہے پردیس ہے, یہاں پہ تو مجبوری سے آتے ہیں لوگ, کوئی اپنی خوشی سے تو یہاں پہ کوئی آتا نہیں ہے, جو بھی آئے گا مجبوری سے آئے گا. تو یاد آتی ہے تو ظاہر ہے پھر اپنا ملک تو اپنا ہی ہے. پھر امی کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیاں, پراٹھے, سارا کچھ یاد تو آتا ہوگا. دیسی روٹیاں تو وہ مکھن دیسی کی, تو گھر کے کھانے ظاہر ہے. یہاں پہ تو ہم یہ چیزیں خود اس طرح کی ہم بنا نہیں سکتے جو ہمارے امی یہاں بناتی ہیں گھروں میں, یہ وہ سارا. کبھی مس نہیں کرتے یار دیسی گھی کی روٹیاں چھوڑ کے ادھر میں جو ہے نا, یہاں تو پرانی روٹیاں بھی کھانی پڑ جاتی ہیں, فریز جو ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, بہت زیادہ مس کرتے ہیں, خاص کر کے یہ دیسی روٹیاں جو ہے نا. یہ ساگ ہو گیا, سرسوں کا ساگ ہو گیا, تو انشاءاللہ کبھی ظاہر ہے پھر مس تو کرتے ہیں یہاں پہ رہ کے پاکستان کی, یاد تو آتی ہے. سب سے زیادہ کیا یاد آتا ہے پاکستان میں؟ سب سے زیادہ یاد آتی ہے ظاہر ہے فیملی والے ہیں, بچے ہو گئے ہیں, بچوں کی تو یاد آتی ہے. بچے بھی ماشاءاللہ چھوٹے ہیں ابھی, تو ان کی تو یاد آتی ہے. تو کبھی فیل نہیں ہوا یار میں یہاں پہ ہوں, بچے پاکستان میں, کیا سوچا, کیا پلان ہے ان کے لیے, بچوں کے باپ کی کمی ہوگی, ٹھیک ہے, کس طرح اس کو ہینڈل کرتے؟ ظاہر ہے بچے ہیں, بچے تو یہ سوچتے ہوں گے باپ کی کمی تو ان کو محسوس تو ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ کوشش یہی کریں گے کہ ان کا بھی سیٹ اپ جو ہے نا, ان کو بھی یہیں پہ اپنے ساتھ ہی سیٹل. میری تو کوشش یہی ہے ان کو بھی اپنے ساتھ ہی یہاں پہ ہی رکھنے کے, یہاں پہ بلائیں گے انشاءاللہ. میری بھی یہی دوستوں سے گزارش ہے کہ جو باہر جاتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کوشش کریں باہر ساتھ لے جائیں, کم بچت کریں لیکن ایٹ لیسٹ بچے آپ کے ساتھ ہوں, کیونکہ یہ آئی تھنک بڑی ایک وہ ہوتی ہے پریشانی والی بات ہوتی ہے کہ جب آپ خود باہر ہیں, پیسے چاہے آپ بھی جتنے بھی بھیج دیں نا, تو وہ پیسے آپ کی کمی آئی تھنک پورا نہیں کر سکتے. پیسے تو یہ کمی پورا نہیں کر سکتی, باپ کی کمی جو ہے نا, ماں باپ کی اور یہ فیملی کی پیسہ پوری نہیں کر سکتا کمی, آپ کی کبھی بھی نہیں کر سکتا. جو آپ نے بچوں کی خود تربیت کرنی ہے, جو آپ نے بچوں کے ساتھ جو ان کا ٹائم ان کو چاہیے, وہ اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ تو کمی رہ جائے گی ہمیشہ کے لیے. وہ پھر ایک ٹائم گزر گیا تو پھر وہ ٹائم واپس بھی نہیں آئے گا. جو بچوں کو آپ دینا چاہتے ہو کہ ان کا بچپن دیکھنا ہے یا ان کے ساتھ سب کچھ جو بھی ہے, وہ ٹائم گزر گیا تو یہ ٹائم آپ کا واپس نہیں آئے گا کبھی. کئی لوگوں کو دیکھا یہاں پہ آئے ہیں, ان کے سالوں سال گزر گئے ہیں, بچے ان کے جوان ہو گئے ہیں, وہ یہاں پہ ان کی زندگیاں انہوں نے گزار لی ہیں, وہ خود بوڑھے ہو گئے, جب واپس گئے ہیں تو بچوں کے ساتھ ان کا پھر اس طرح سے وہ ریلیشن بن نہیں سکا. وہ یہ ہے کہ جو لوگ پردیس میں زندگی گزار دی ہے جنہوں نے, وہ لوگ پردیس کے حساب سے چلتے ہیں نا. پاکستان میں یہ ہے کہ وہ لوگ ان کا مائنڈ, دماغ ہی ان کا الگ ہے, ان کا مائنڈ ہی الگ ہے, کہ سوچ ہی ان کی ایسی ہے کہ ہم لوگوں کی یہاں پہ سوچ جو ہے بلکہ سیدھا چلنا ہے اور ایماندار طریقے سے چلنا ہے, کام کرنا ہے, محنت کرنی ہے, کھانا پینا اور سونا ہے. پاکستان لوگوں کا یہ ہے کہ وہ ہر مہینے انتظار کرتے ہیں کہ بس مہینے کے اینڈ میں پیسے آئیں گے تو یہ پورا مہینہ ہم نے مطلب وہاں پہ ایزی پیسہ, تبھی تو نام بھی ایزی پیسہ رکھا تھا, ایزی پیسہ کا, اس لیے تو ایزی پیسہ کیوں نام رکھا ہے انہوں نے, ایزی پیسہ ہی نام رکھا ہوا نا. مطلب وہ لوگ پاکستان میں ایزی پیسہ کے یوز ٹو ہو گئے کہ بھائی ایزی پیسہ آنا چاہیے. چھوٹے بھائی وغیرہ ہیں؟ ہاں ایک چھوٹا بھائی ہے, وہ پاکستان میں ہوتا ہے. ان سے بھی کوئی ایسے تو نہیں پوچھتا کہ یار آپ کیا کرتے ہیں؟ بس بڑا بڑا باہر ہوتا ہے, بس وہ ہے سوچتا پھر وہی ہونا کہ بڑا بڑا میرا باہر مطلب ایک ٹرینڈ چلا ہوا نا کہ پاکستان میں کیا کہ آپ جاب کرتے ہیں, نہیں جی بڑا بڑا باہر ہوتا ہے, یا ابا میرا باہر ہوتا ہے. اگر وہ کچھ کرے یا نہ کرے نا, تو
तो अगर कोई उससे पूछेगा तो वो यही बोल सकता है कि भाई बड़े भाई बाहर होते हैं। अच्छा, फीलिंग्स वैसे अब जो वो तो ये कहते हैं, लेकिन जो बाहर होते हैं उनकी फीलिंग्स अलग होती है। चलो यार छोटा भाई है, ठीक है। हाँ ये तो है, उनकी फीलिंग जाहिर है, छोटा है तो वो ये तो सोचेंगे ना भाई जो है बड़े भाई नहीं करना है हमारे लिए। अब ये नहीं सोचा यार मैं कमा रहा हूँ, मैं क्यों छोटे भाई को भेजूं यार, वो अपना कमाए। नहीं ये चीज़ कभी हमने सोची नहीं है। इतनी अरसा हो गया प्रदेश में, सब कुछ कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन कभी ये ज़हन में सोचा भी नहीं है कि नहीं यार हम लोग कर रहे हैं तो उनके लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे। अपने लिए अगर हमें करना होना तो हम पाकिस्तान में भी आके कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा ना कि देखिए ये अब एक भाई है ना, इसको बड़ा प्यार है अपने भाई से, तो इसने आगे से कहा नहीं जी फ़ौरन यार मेरा छोटा भाई है, मेरा दिल करता है उसके लिए भेजूं। तो वहाँ पे जो रहते हैं, मैं ये कहता हूँ यूज़ करें ज़रूर, लेकिन एहसास भी साथ करें। इस तरह से यूज़ करें कि जो बाहर रह के मुश्किल से कमा रहे हैं भाई, अब सुबह जल्दी कितने बजे उठते हैं, यहाँ पे तो टाइम फिक्स है जिस टाइम पे सुबह 7 बजे उठते हैं, 7 बजे उठ के रेडी होके 7:30 बजे तक निकल जाते हैं, फिर शाम को 6 बजे तक छुट्टी। खाना पीना 6 बजे जब घर आते हैं तो सब कुछ पकाना होता है। तो वो जब काम से निकलते हैं तो टेंशन होती है घर जाके क्या पकाएंगे, करना सब कुछ खुद है। कितने दिन पुराना सालन मैक्सिमम खा रहे हैं? एक सालन हम पकाते हैं तो 4 दिन तो वो चलता ही है। तो ये तो हम कर नहीं सकते कि डेली हम बनाए, इतना टाइम तो यहाँ पे हमारे पास होता नहीं है। वो भी तो बताया ना, वो जो रोटियां वहाँ पे तो तंदूर से रोटी आ रही, 2 मिनट ठंडी हो गई, कहते हैं ताज़ी ले आ भाई। तो इधर कितने दिन पुरानी? यहाँ जो हमें रोटियाँ मिलती हैं ना, अगर हम बाजार से भी ले ना हलाल फूड जो बने हुए हैं, तो वो भी उन्होंने फ्रीज़ करके रखी होती हैं, कम से कम 10 दिन से उन्होंने रखी होती हैं फ्रीज़ करके, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर वही हम फ्रीज़र से निकाल के उन्हीं को गर्म करके हम खाते हैं रोटियाँ। तो ये टफ लाइफ ये लोग गुजार रहे हैं, मतलब मैं भी इसी में शामिल हूँ। यहाँ पे पुरानी रोटियाँ खाना, सालन पुराना 2-2 4-4 दिन का पुराना सालन खाना, फिर सुबह जल्दी उठना, सारा दिन बस इसी चीज़ में लगे रहते हैं कि यार किसी तरह से ये पैसा आए, पाकिस्तान भेजें, घर वालों के ऊपर खर्च करना है, मामला आते हैं, छोटा भाई है, ये है, किसी का क्या मजबूरी है, किसी क्या मजबूरी है। यहाँ से एक बंदा एहसास कर रहा था, जो वो वहाँ पे है वो भी ये एहसास करें कि वो उसकी तकलीफ़ को जो उसकी तकलीफ़ गुजार के वो पैसा भेज रहा है, उसको ऐसे यूज़ करें कि वो अगर आए तो वो उसको ये ना फील हो कि यार मैंने जब यहाँ से प्रदेश से अपने मुल्क में जाए तो उसके लिए भी आसानी हो कि नहीं यार बैकअप में कुछ रखा हुआ कि चलो हम यहाँ पे भी आराम से, हमने यहाँ से जाना होता है पाकिस्तान तो कितनी देर रहना होता है, 1 महीना 10 दिन या 15 दिन, 1 महीने के बाद हमने फिर वापस यहीं आना होता है। समझना हमारे लिए वो प्रदेश है। बड़ी गहरी बात कही है भाई ने कि हम जो यहाँ आ जाते हैं तो फिर हमें वो प्रदेश लगता है कि यार हमने कुछ दिन के लिए जाना है। ये हमारा अपना मुल्क समझ लेंगे, यही हमारा प्रदेश हमारे लिए हमारा पाकिस्तान है। हमने वहाँ पे जाना है, वहाँ पे 1 महीना 15-20 दिन रुकना है तो हमने वापस आ जाना। एक मैंने यहाँ पे दोस्त को देखा था, वो बेचारा भी चला गया पाकिस्तान, 25 साल उस बेचारे ने यहाँ पे गुजारे और यहाँ से पैसा भेजता रहा, पाकिस्तान भेजता रहा कि यार वहाँ पे सेव कर रहे होंगे। 25 साल बाद जब वो गया और उसने घर वालों से कुछ दिनों बाद पूछा कि कुछ आपने सेविंग भी किया, तो कहते हैं आपने तो खाली खर्चा ही भेजा था। तो वो कहते हैं बेचारा उस एक दफ़ा परेशान हो गया था कि यार मैं अब क्या करूँगा, मैं तो सोच रहा था मैंने इनको सारा पैसा भेज दिया, इन्होंने सेविंग की होगी। हाँ ये मैंने भी सुना हुआ है। पाकिस्तान अपने प्रदेश मुल्क में गया है तो वहाँ उसको आगे कुछ भी नहीं मिलता। तो ये चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर कोई एक जैसा नहीं होता, कुछ लोग सेविंग भी करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ ना, मेजॉरिटी की बात की जाए तो वो फिर होता ही ऐसे है। अब जितना मर्जी भेज देंगे, अगर आपने पाकिस्तान में 2 लाख भेजा है ना तो वो 2 लाख के हिसाब से ही खर्चा करेंगे। अगर आपने 5 लाख भेजा तो 5 लाख, अगर आप 50,000 भेजेंगे तो वो 50,000 में भी गुजारा कर लेंगे। लेकिन ये है कि जितना आप भेजेंगे उस हिसाब से उनके खर्चे भी होंगे। फिर ये भाई ने ये भी बड़ी अच्छी बात की कि हम लोग खुद एक्चुअली जब हम भेजते हैं ना जितना, तो वो समझते हैं कि ये सारा खर्चा है, तो वो उस हिसाब से अपने एक्सपेंसेस बढ़ाते जाते हैं। एक्सपेंसेस बढ़ाना इजी है, लेकिन उनको कंट्रोल करके वापस नीचे लाना ये फिर मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल काम है। अगर आप स्टार्टिंग में आप 2 लाख भेज रहे हो तो आपने अगले महीने आपने 1 लाख भेज दिया, तो वो उस हिसाब से वो लोग फिर सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर उन्होंने ये चीज़ जो है ना वो, इसलिए ये है कि शुरू से एक अपना बजट बना लें कि मैंने इसमें ही गुजारा करना है, उसके ऊपर जो आ रहा है वो मैंने सेव करना है। हाँ, उसके ऊपर जो आ रहा है वो आपने सेव करना है।
اگر آپ نے 1 لاکھ بھیجا ہے 1 لاکھ میں ہی انہوں نے گزارا کرنا ہے, اس کے بعد اس میں سیونگ بھی کرنی ہے, یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نئے جو لوگ جاپان آ رہے, سوری میں نے آپ کی بات کاٹ لی, نئے لوگ جو جاپان آنا چاہ رہے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں کہ کیا تیاری کر کے؟ یار نئے لوگ جو جاپان آ رہے ہیں تو سب سے پہلے میں کہوں گا کہ یہاں کی لینگویج سیکھ کے آئے. یہاں کی زبان جو ہے نا یہ سب سے زیادہ یہاں پہ میٹر کرتی ہے. اس کو سیکھنے کے لیے یہاں پہ ٹائم چاہیے. اگر جس کو جاپنیز زبان یہاں پہ آتی ہے تو وہ یہاں پہ کچھ بھی کر سکتا ہے, یہاں پہ اپنا بزنس کر سکتا ہے, کوئی بھی کام کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی, ٹینشن نہیں ہوگی اس کو. تو یہ تھے ہمارے قاسم بھائی, ان کے ساتھ تھوڑی سی باتیں کی, ان کے جو ہے نا جذبات انہوں نے جو شیئر کیے, جو ان کی فیلنگز تھی, جو یہاں ان کا ٹائم اسپینڈ انہوں نے کیا وہ شیئر کیا ہمارے ساتھ. بہت شکریہ قاسم بھائی, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی جگہ پہ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.